नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है। हम मध्य प्रदेश के इतिहास को हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हम मौर्यकालीन इतिहास को भी हमने पढ़ लिया है। मौर्य काल के बाद जो है हमने शुंगों के बारे में पढ़ा था। शुंगों के बाद जो है मध्य प्रदेश में हिंदू यूनानियों का जो है आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। कि इससे पूर्व जो मौर्यों से पहले भी जो है सिकंदर का आक्रमण भारत में हो चुका था, किंतु मौर्यों के बाद हिंदू यूनानियों का आक्रमण जो था डेमेट्रियस के जो है नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हिंद यूनानी योग का मध्य प्रदेश के इतिहास में क्या योगदान रहा है और उनकी कौन कौन सी शाखाएं थी, उनसे संबंधित कौन कौन से ऐसे राजा थे जिनका संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास से रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं हिंद यूनानी या हम इनको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। ठीक है, ये जो थे यूनान के थे, यूरोप के यूनान से इनका संबंध था। ठीक है, अब इनका जो क्रम था, सबसे पहले यूनानियों का आक्रमण हुआ, फिर हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, ये जो थे ये यूनानी ही थे सारे। ठीक है, इनका जो था इनका आने का क्रम इस प्रकार था, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण था। सबसे पहले हम देखेंगे यूनानियों के बारे में। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में मध्य प्रदेश पर यूनानियों का शासन रहा था या नहीं रहा था, इस बात की जानकारी हमें स्पष्ट तौर पे नहीं है। ठीक है, तो इनका जो शासन था मध्य प्रदेश पे रहा है नहीं रहा है, तो इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो किंतु इस हिंदू यूनानी एक शासक था जिसका नाम था मेनांडर। क्या था? मेनांडर। इसके सिक्के जो है बालाघाट और मंदसौर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से? तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मेनांडर के जो सिक्के थे बालाघाट और मंदसौर से जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहाँ से? बालाघाट और मंदसौर से। इन सिक्कों की प्राप्ति के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः हिंद यूनानियों का शासन जो था मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी था। ठीक है, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए क्या था कि मेनांडर के सिक्के जो है बालाघाट से और मंदसौर से इसके सिक्के प्राप्त होते हैं। और जो प्रथम यूनानी शासक था जिसका नाम था डेमेट्रियस। कौन था? प्रथम जो यूनानी आक्रमण जिसके नेतृत्व में हुआ था वो था डेमेट्रियस। ठीक है, कौन था? डेमेट्रियस। इसका जो सिक्का हमें प्राप्त होता है वो विदिशा से हमको इसका एक सिक्का प्राप्त होता है। ठीक है, और इन सिक्कों की प्राप्ति के आधार पर ही हम अनुमान लगाते हैं कि हिंदू यूनानियों का शासन जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर भी रहा होगा। ठीक है, किंतु इस बात की स्पष्ट जानकारी का अभाव हमारे पास है। ठीक है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, प्रथम जो आक्रमण हुआ था वो डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। किसने किया था सर्वप्रथम यूनानी आक्रमण भारत में? तो वो डेमेट्रियस ने किया था। ठीक है, इसके बाद जो है मेनांडर का आक्रमण होता है। किसका? मेनांडर का आक्रमण। हमने इससे पहले जो है शुंग वंश के बारे में पढ़ा था, तो जो शुंग वंश के टाइम पर ही मेनांडर जो है पुष्यमित्र शुंग पर जो है आक्रमण करता है। इस युद्ध में पुष्यमित्र शुंग की विजय होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि यूनानी जो थे इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और सबसे पहले डेमेट्रियस के नेतृत्व में आक्रमण किया था। ठीक है, इसने आक्रमण किया। इसके बाद जो है मेनांडर ने आक्रमण किया था। मेनांडर ने कहा जहां पर शुंगों का शासन था, शुंगों से इनका युद्ध होता है जिसमें पुष्यमित्र शुंग जो है विजित होता है। हमने शुंग वंश के टाइम पर भी इसको पढ़ा था कि मेनांडर जो था, मेनांडर ने किसके टाइम पीरियड के दौरान जो है आक्रमण किया था? तो वो था पुष्यमित्र शुंग। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेनांडर का युद्ध किसके साथ हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के, या किस वंश के टाइम पे मेनांडर ने आक्रमण किया था? या प्रथम यूनानी शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो वो था डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस का सिक्का हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो विदिशा से प्राप्त होता है। ठीक है, और मेनांडर के सिक्के जो है बालाघाट और मंदसौर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तो बालाघाट और मंदसौर से। ठीक है, अब इसमें
ये कन्फ्यूज़न होता है कि पहले तो सिकंदर ने आक्रमण कर दिया था, तो जो सिकंदर था वो भी यूनानी था, किंतु जो सिकंदर ने आक्रमण किया था वो मौर्यों से पहले किया था। ठीक है, सिकंदर ने जो आक्रमण किया था वो मौर्यों से पहले किया था, और जो डेमेट्रियस का जो फर्स्ट जो अटैक था वो था मौर्यों के बाद। मौर्यों के बाद हमने देखा कि शुंग वंश हुआ था। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग पर जो है डेमेट्रियस का आक्रमण होता है। ठीक है, डेमेट्रियस, फिर मेनांडर के टाइम पे इसका आक्रमण तो डेमेट्रियस के ये कर देता है। ठीक है, किंतु जो मेनांडर था वो पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण करता है। ठीक है, और इसमें वो हार जाता है। ठीक है, अब जो हिंद यूनानी थे ये कहाँ से थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे, ये मध्य एशिया से इनका संबंध था। ठीक है, अब इनकी 5 शाखाएं थी। जो हिंद यूनानी हुए इन्हें हम जो है शक-शीतियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शक-शीतियन। इसके बारे में देखेंगे हम कि शक-शीतियन हुआ। फिर इनकी जो 5 शाखाएं हुई, क्या हुई, इनकी 5 शाखाएं थी। हमें 5 शाखाएं नहीं पढ़नी है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेट नहीं करती हैं। हमें बस उज्जैन वाली एक शाखा का ही जो है इसके बारे में ही हमें पढ़ना है, ओनली उज्जैन की शाखा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब जो शक-शीतियन थे ये जो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इनका जो प्रथम ज्ञात शासक था वो था मौ। कौन था, मौ। और इसका एक सिक्का मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक-शीतियन का प्रथम ज्ञात शासक कौन था, तो वो मौ था। कौन था, मौ। और इसका सिक्का जो है हमें इंदौर से प्राप्त होता है। अब इनकी 5 शाखाएं थी। 5 शाखाओं में थी, एक अफगानिस्तान था। ठीक है, अफगानिस्तान वाले में एक इनकी शाखा थी, एक तक्षशिला वाले रीजन में थी, एक मथुरा में थी, और एक उज्जैन में थी। ठीक है, और एक नासिक महाराष्ट्र वाले रीजन में थी। ठीक है, उज्जैन और नासिक को जो है हम पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जानते हैं, और तक्षशिला और मथुरा को जो है हम उत्तरी क्षत्रप के नाम से थे। अब जो शक शासक थे वो अपने नाम के पीछे या तो उपाधि के रूप में जो है क्षत्रप का यूज़ करते थे। ठीक है, शक क्षत्रप। ठीक है, अब हम देखेंगे कि शक क्षत्रप जो थे, शक क्षत्रप इनकी 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। 5 शाखाओं में एक शाखा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वह है उज्जैन की शाखा। उज्जैन की शाखा में यहाँ पे कार्दमक इसी से संबंधित एक वंश था, कार्दमक, जिसको हम जानते हैं कार्दमक या चष्टन वंश के रूप में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो शक क्षत्रप इसकी 5 शाखाओं में एक शाखा थी उज्जैन की शाखा, जहाँ पर कार्दमक या चष्टन वंश था। कौन सा वंश था, कार्दमक या चष्टन वंश था। इस वंश का संस्थापक जो था वो चष्टन था। कौन था, चष्टन ने मालवा में शासन किया था। ठीक है, मालवा में शासन किया था किसने, चष्टन ने, और यहीं पर जो है कार्दमक या चष्टन वंश की स्थापना की अपने नाम पर। ठीक है, किसने स्थापना की थी, कार्दमक वंश या चष्टन वंश की, तो वो चष्टन स्वयं ने इस वंश की स्थापना की थी। और पूछे कहाँ पर, तो मालवा वाले रीजन में, और मालवा में भी कहाँ पर, उज्जैन पर। इस शाखा का नाम भी उज्जैन की शाखा है। ठीक है, यह उज्जैन का राजा था, और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है यहाँ से उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त इसके सिक्कों से। ठीक है, चष्टन की जानकारी हमें उज्जैन और शिवपुरी से प्राप्त सिक्कों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चष्टन जो वंश था वो जिसने उज्जैन पर शासन किया था, और इस वंश का संस्थापक जो था चष्टन था। ठीक है, अब इसी वंश का, शक वंश का एक और शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। कौन था, रुद्रदामन प्रथम। शक वंश का एक शासक था, चष्टन के बाद जो है रुद्रदामन जो है शासक बनता है। यह संस्कृत का बड़ा ही प्रेमी था। इसका एक जूनागढ़ अभिलेख जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, गुजरात से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, जूनागढ़ अभिलेख, ये गुजरात से प्राप्त होता है। और इस जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम और इस वंश जो कि शक वंश की जो जानकारी हमें मिलती है, तो शक वंश की जानकारी का आधार क्या है, जूनागढ़ अभिलेख। किस शासक का है, शक शासक रुद्रदामन प्रथम का है। और इसकी एक खास विशेषता क्या है,
तो ये एक संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वो गुजरात से होती है। ठीक है। रुद्रदामन जो प्रथम था, इसका शासन मध्य प्रदेश और माहिष्मती वाले क्षेत्र पर था। ठीक है, कहाँ था? तो रुद्रदामन प्रथम जो कि कला प्रेमी था, संस्कृत प्रेमी था। ठीक है, और ये क्या था कि ये जो कार्दमक वंश था, यानी चस्टन वंश या कार्दमक जिसे हम बोले, ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? रुद्रदामन प्रथम। इसका जो अधिकार था वह उज्जैन और माहिष्मती वाले क्षेत्र पर इसका शासन था। और इसका महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख, जो कि गुजरात से हमें प्राप्त होता है, और ये संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। अब इसके बाद रुद्रदामन प्रथम के बाद जो है रुद्र सिंह जो है इस वंश के राजा होते हैं। कौन? रुद्र सिंह। रुद्र सिंह जो थे इस वंश के, कार्दमक वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? रुद्र सिंह। अब पूछा जा सकता है कि शक छत्रव या उज्जैनी शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो वो कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। ठीक है, ये अंतिम शासक था। इसका एक अभिलेख हमें शाहजहाँपुर के खेरखेड़ी से इसका एक हमें अभिलेख मिलता है। तो पूछा जा सकता है कि शाहजहाँपुर अभिलेख या खेरखेड़ी अभिलेख किस राजा का है? तो वो रुद्र सिंह तृतीय का है। अब इस वंश का ये अंतिम शासक था। तो ये कैसे कि इसका जो है कैसे अंत हुआ, हम देखते हैं शकों का अंत कैसे हुआ। तो शक शासक जो थे रुद्र तृतीय, कौन? रुद्र थर्ड जो थे, ये किस पर? जो गुप्त शासक थे रामगुप्त। कौन? रामगुप्त पर आक्रमण करते हैं। ये क्या करते हैं? रुद्र सिंह जो है रामगुप्त पर आक्रमण करते हैं, और इस युद्ध में रामगुप्त की हार होती है, और जो राजा हार जाता है तो उस पर एक संधि थोपी जाती है। तो इनने शर्त के अनुसार क्या बोला? इनने शर्त के अनुसार बोला कि रामगुप्त तो अपनी पत्नी जो है जिसका नाम था ध्रुव देवी, वो मुझे दे दो। ठीक है, ये मान भी गया रामगुप्त, तो उसको उसकी शर्तों को मान लिया। किंतु इसका जो भाई था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ये इस बात से नाराज हो गया और इसने अपने ही भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने ध्रुव देवी का रूप धारण कर ये रुद्र सिंह के पास पहुंचा और उसकी हत्या कर दी। इसी के साथ जो है शकों का जो है समाप्ति होती है। ठीक है, शकों की समाप्ति हो जाती है। अब ये जो सब नाटक था, इस नाटक ये जो पूरा जो भी कहानी थी, इसकी जानकारी हमें विशाख दत्त का एक नाटक है। विशाख दत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्त में इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि रुद्र सिंह को चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस तरह से हराया था। अभी हमने देखा यूनानियों के बारे में हमने देखा। अब जो है हम यूनानी शकों के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम पहलवों का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं रहा है। अब हम क्या पढ़ेंगे? कुषाण वंश पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कुषाण वंश। इसके लिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है, हमने देखा यूनानी शकों के बारे में जाना। ठीक है, शकों की शाखा देखी थी उज्जैन वाली। फिर उसके बाद पहलवों का संबंध मध्य प्रदेश के इतिहास से नहीं रहा है। अब हम देखेंगे कुषाण वंश को। ठीक है, कुषाण वंशों का मध्य प्रदेश से किस तरह संबंध रहा है। उससे पहले हम देख लेते कुषाण कौन थे। तो कुषाण जो थे वो चीन के थे। कहाँ के? चीन में एक कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। कौन सा कबीले से थे ये? चाइना के यूची कबीले के थे। कौन? कुषाण वंशी। ठीक है, अब इस वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन था? तो वो कुजुल कटफिसेस था। कौन था? कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का संस्थापक पूछे कौन था? कुजुल कटफिसेस। ठीक है, अब कुषाण क्या था? हमने देखा शक थे। शकों के बाद फिर जो रुद्र तृतीय था, रुद्र तृतीय के बाद
समाप्त हो गए। शकों के बाद मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर कुषाणों की जो है सत्ता स्थापित हुई, जिसके हमें साक्ष्य मिलते हैं कि कुषाणों के बाद जो है मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर कुषाण वंशी शासकों का शासन था। अब जो कुजुल कटफिसेस था वो तो कुषाण वंश का संस्थापक था। अब बात आती है कि भारत में जो है कुषाण वंशों की स्थापना किसने की थी। तो भारत में जो सत्ता स्थापित करने का श्रेय जाता है वो भीम कटफिसेस को जाता है। तो भारत में कुषाण वंशों की जो स्थापना की थी तो वो भीम कटफिसेस के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब पूछ सकते हैं कि भारत में जो है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो भीम कटफिसेस ने, जबकि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। ठीक है, भीम कटफिसेस था, इसने जो है पेशावर यानी पुरुषपुर को राजधानी बनाकर वहाँ शासन करना प्रारंभ कर दिया था। अब मध्य प्रदेश में इसका शासन रहा है नहीं रहा है, तो इसके जो विदिशा और शहडोल से सिक्के प्राप्त हुए हैं भीम कटफिसेस के, एक तो विदिशा से इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं और शहडोल से। यह इन सिक्कों की प्राप्ति के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भीम कटफिसेस का जो था शासन मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों पर भी रहा होगा। कौन कौन से, विदिशा और शहडोल पर। ठीक है, इसने राजधानी किसको बनाया था, तो इसने अपनी राजधानी पेशावर या पुरुषपुर को बनाया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कुषाण वंशों की राजधानी क्या थी, पेशावर या पुरुषपुर थी। ठीक है, इसके बाद कुजुल कटफिसेस के बाद फिर भीम कटफिसेस जो है शासक हुआ। फिर उसके बाद कनिष्क प्रथम हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। जब कनिष्क प्रथम 78 AD में गद्दी पर बैठता है और उसी के उपलक्ष्य में एक संवत चालू करता है जिसका नाम है शक संवत। तो शक संवत कब से स्टार्ट होता है, 78 AD से। ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, तो वो कनिष्क प्रथम के द्वारा। और कनिष्क प्रथम किस वंश के थे, तो कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, कनिष्क के जो सिक्के, ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो शहडोल जिले से। कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से हमें प्राप्त होते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसने जो था, जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत के जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र था, वहाँ से रेशम मार्ग निकलता है। तो उस रेशम मार्ग पर किन शासकों का नियंत्रण था, तो वो कनिष्क था। कनिष्क ऐसा राजा था जिसने रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। और यह ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने साम्राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया था। पूछा जाए कि ऐसा प्रथम शासक कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो है शासन स्थापित किया था, तो वो कौन था, कनिष्क था। कनिष्क के बाद वशिष्ठ जो है गद्दी पर बैठता है। वशिष्ठ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इसका मध्य प्रदेश से इसके 2 अभिलेख मिलते हैं, एक सांची अभिलेख और एक जबलपुर में एक जो बुद्ध की मूर्ति है, उस बुद्ध की मूर्ति पर लिखा है और जिसमें इसकी जानकारी मिलती है कि वशिष्ठ की। ठीक है, तो वशिष्ठ के कौन कौन से अभिलेख, सांची अभिलेख और जबलपुर अभिलेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो वशिष्ठ के किस वंश के थे, तो वशिष्ठ के जो थे कुषाण वंशी शासक थे। इनकी जानकारी जो है हमें सांची से प्राप्त अभिलेख और जबलपुर में बुद्ध की मूर्ति पर लिखे अभिलेख से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। आगे होबिस्क जो है शासक बनता है। होबिस्क के भी जो है सिक्के हमें शहडोल हरदा से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, शहडोल और हरदा से। शहडोल और हरदा से किसके सिक्के मिलते हैं, तो होबिस्क के। और इसके बाद होबिस्क के बाद वासुदेव प्रथम हुए। वासुदेव प्रथम का जो एक सिक्का मिला है वो हमें जबलपुर से प्राप्त होता है। किसका, जबलपुर से वासुदेव का सिक्का हमें मिलता है। इस बात की यहाँ की ये विशेषता क्या है कि ये तांबे का सिक्का था। और जैसा कि हम जानते हैं कि कुषाण अपने जो स्वर्ण सिक्के थे उनकी शुद्धता जो थी सर्वाधिक थी, तो सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने के श्रेय था वो कुषाणों को जाता है। ये इस वंश की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और जबकि वासुदेव प्रथम जो था, इसका जबलपुर में जो सिक्के मिले हैं वो तांबे के सिक्के मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो कुषाण वंश। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ये चीन के यूची कबीले के थे।
इस वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था और ये शकों के बाद जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर इनका शासन संभवतः रहा होगा। ठीक है, और भारत में जो है सत्ता स्थापित करने के श्रेय भीम कटफिसेस को जाता है। इसके सिक्के जो हमें विदिशा और शहडोल से प्राप्त होते हैं। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो अपनी राजधानी पेशावर को बनाया था। इस कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो था कनिष्क प्रथम था, जो 78 AD में गद्दी पर बैठता है और एक शक संबंध चालू करता है।